हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन की एक और टाइप, एक और कॉज, एंड दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर स्क्रीन को शेयर करता हूं और आगे डिस्कस करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन ये याद रखें कि बार बार ये बात बताता हूं आपको कि जो टेक्स्ट मैंने स्लाइड्स पर लिखा हुआ है पास टाइम, वो इसलिए है कि आप उसे नोट करें, और डायग्राम्स भी होती हैं मेरी वीडियोस में, उन डायग्राम्स को भी नोट करें ताकि वो एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर सकें। और वीडियो को एक दफा से ज्यादा देखें ताकि आपको वो टॉपिक याद हो जाए। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, आगे बात करते हैं। जी जनाब। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन is a situation when prices of factors of production increase generally and persistently, resulting in higher costs for the producer. Higher costs force them to cut back on their outputs, leading to an overall fall in aggregate supply, creating a shortage, thus a price hike. क्या मतलब? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज जेनरली और परसिस्टेंटली महंगे हो रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के महंगे होने की वजह से जाहिर बात है कि बिजनेसेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर इस तरह कह लें कि अगर लेबर ही महंगा हो रहा है, लेबर की वेजेस बढ़ रही हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होगी। और जब ऐसा जेनरली एंड परसिस्टेंटली हो रहा हो सबके साथ, तो जाहिर बात है कि ये हायर कॉस्ट फर्म्स को मजबूर कर देंगी कि वो अपने आउटपुट पे कट बैक करें। और जब सारे बिजनेसेस, सारी फर्म्स अपने आउटपुट पे कट बैक करेंगी, तो इकोनॉमी की ओवरऑल एग्रीगेट सप्लाई ही फॉल हो जाएगी, यानी कि टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही फॉल हो जाएगा। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि शॉर्टेज डेवलप हो जाएगी, और शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर आ जाएगा। और इसी सिचुएशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के महंगे होने की वजह से जेनरली एंड परसिस्टेंटली फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो सप्लाई फॉल हो रही है, सप्लाई फॉल हो रही है तो प्राइस इंक्रीज हो रही है। और ये थ्रू आउट द इकोनॉमी तमाम प्रोड्यूसर्स के साथ हो रहा है, तो दैट वुड कॉज इन्फ्लेशन। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इसको। आपके सामने है डायग्राम। Original aggregate demand and aggregate supply curve was, this is original aggregate demand curve, right? Downward sloping जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा aggregate demand curve है। और ये मेरा पहला aggregate supply curve, aggregate supply 1, you can see here. Y axis पे है price level, X axis पे है real GDP। बार बार ये बात बताई जा चुकी है आपको कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए डायग्राम बना रहे हो, जब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वगैरह दिखा रहे हो, तो फिर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी नहीं बल्कि रियल जीडीपी आएगा। और रियल जीडीपी को हम, नेशनल इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस पे आ रहा है प्राइस लेवल, ये मेरा ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। और दिस वाज द प्राइस लेवल, P1 was the price level and Y1 was the national output. What happened later on? That due to increase in prices of factors of production, the cost of production of the firms increased and they cut back on their output. And since all the firms are doing that, aggregate supply is falling, and that has been shown by a shift in the supply curve upward. Aggregate supply 1 is shifting to aggregate supply 2, and this is happening persistently. That's why cost, due to an increase in, due to a further increase in cost, supply is further falling. So you can see that when aggregate supply is falling, price is continuously increasing, right? एग्रीगेट सप्लाई के फॉल होने से आपको नजर आ रहा है कि प्राइस मुसलसल बढ़ रही है, यानी कि जेनरली एंड परसिस्टेंटली बढ़ रही है, और उसी को हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में खास बात बहरहाल आपको बता दूं, जो कि मैंने ये वाले ब्लू एरो से शो किया हुआ है, और वो ये कि जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो नेशनल आउटपुट भी फॉल होता है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो रही है। और एग्रीगेट सप्लाई के फॉल होने का मतलब क्या है कि नेशनल आउटपुट यानी कि रियल जीडीपी फॉल होगा। दैट्स व्हाई इनिशियली रियल जीडीपी वाज y1, then it was falling to y2, then it was falling to y3, because the aggregate supply is falling. And when aggregate supply is falling, you can see that a shortage will be created, and due to that shortage, price level is increasing. And that simply is the cost push inflation, which I have explained you with the help of a diagram. लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस जनरली एंड परसिस्टेंटली बढ़ती क्यों हैं, उसके कुछ कारण यहां पर मेंशन किए हुए हैं मैंने आपको। मिसाल के तौर पर, अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, राइट, बिजनेसेस की सप्लाईज पर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। फिर अगर इकोनॉमी में लैक ऑफ कंपटीशन होगा, ज्यादातर फर्म्स मोनोपलीज या ओलिगोपलीज होंगी, तो उस लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से वो हायर प्राइसेस चार्ज करेंगी, और उनकी हायर प्राइसेस दूसरों की हायर कॉस्ट्स होंगी, और उसी की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। जैसे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर मार्केट में जो सप्लायर्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनीज दो चार हैं, ब्रांडेड फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनीज दो चार हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी कोई एक ही है। एज अ रिजल्ट फार्मर जो अपने इनपुट्स जहां से खरीद रहा है, वहां क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन है, या तो मोनोपलीज हैं या ओलिगोपलीज हैं, तो इसलिए वो हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फेस कर रहा है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होंगी, तो वो अनड्यूली विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हायर वेजेस डिमांड करेंगी, और उनके हायर वेजेस डिमांड करने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ट्रेड यूनियंस, खास तौर पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब क्लोज होता है इकोनॉमी में, तो ट्रेड यूनियंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होती है, और फर्म्स को पता होता है कि इन वर्कर्स को माइनस करेंगे तो दूसरे वर्कर्स उनके पास नहीं है। एज अ रिजल्ट वो ब्लैकमेल होते हैं, और विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी उनको हायर वेजेस देनी पड़ती हैं, जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक मेजर रीजन है। यहां से मैं एक और कॉन्सेप्ट रिलेट कर दूं, दैट इज वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल किसे कहते हैं कि जब वेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन फिर प्राइसेस बढ़ने की वजह से वर्कर्स फिर हायर वेजेस मांगेंगे, उनके फिर हायर वेजेस मांगने से फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेजेस एंड वेज प्राइस स्पाइरल, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि वेजेस और प्राइसेस में नेवर एंडिंग चेज डेवलप हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता रहेगा। फिर आ जाता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज। अगर कुछ फर्म्स या कोई एसेंशियल चीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को होल्ड किया जाएगा, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी, तो उससे जनरलाइज्ड इंक्रीज इन प्राइसेस भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर, अगर व्हीट शॉर्ट हो जाए या राइस शॉर्ट हो जाए, तो तमाम ही फूड आइटम्स की शॉर्टेज डेवलप होने लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्राइसेस बढ़ने लगेंगी, और उनकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से दूसरों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर अगर आपकी करेंसी का, किसी मुल्क की करेंसी का एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो इंपोर्टेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्हें महंगे पड़ रहे होंगे। अगर डिमांड फॉर इंपोर्टेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनएलास्टिक, तो वो उसको अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे, और महंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने पड़ेंगे, और वो भी कॉस्ट के इंक्रीज का और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक रीजन बनेगा। फिर अगर कंट्री की गवर्नमेंट इंपोर्टेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर हायर टैरिफ्स लगा रही है, हायर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रही है, और डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इनएलास्टिक है, तो उस केस में भी बिजनेसेस को हायर प्राइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपोर्ट करने पड़ जाएंगे, और ऑब्वियसली उससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
बढ़ रही होगी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा होगा। फिर अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री में इन्फ्लेशन है, यानी कि जहां से हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वहां इन्फ्लेशन होगा तो वो हमें चीजें महंगी बेचेंगे, और महंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फिर हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान, आपको पता है कि मशीन्स नहीं बनाता, हैवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चीजें नहीं बनाता, और वो अक्सर हमें जर्मनी से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो अगर फर्ज करें कि जर्मनी में इन्फ्लेशन शुरू हो जाए, तो जर्मनी हमें वो चीजें फिर महंगी एक्सपोर्ट करेगा और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन इन जर्मनी वुड बी इंपोर्टेड इनटू इंपोर्टिंग कंट्री। फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का महंगा होना भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए एक मेजर रीजन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, क्योंकि महंगा ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अगेन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ये लास्ट 4 पॉइंट्स मैंने ब्लू से क्यों लिखे हैं यहाँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक और बात आपसे करना चाह रहा हूं कि जब इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इस वजह से महंगा हो रहा हो, इस वजह से हो रहा हो कि इंपोर्टेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे आ रहे हो, इंपोर्टेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एक्सपेंसिव होने की वजह से अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है, जो कि इन 4 रीजंस की वजह से होगा हमेशा, तो उसको हम अलग से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। माइंडेड कि वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही, लेकिन क्योंकि इंपोर्टेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के महंगे होने की वजह से वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है, तो हम उसको अलग से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कह देते हैं, जो कि डिप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट की वजह से होगी, हाई टैरिफ्स की वजह से होगी, इन्फ्लेशन इन एक्सपोर्टिंग कंट्री की वजह से होगी, और वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से होगी। तो ये तमाम रीजंस हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के, जिनकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो फर्म्स आउटपुट पे कंप्रोमाइज कर रही हैं, जब आउटपुट पे कंप्रोमाइज कर रही हैं तो एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो रही है, और जब एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो रही है तो प्राइस बढ़ रही है, राइट, शॉर्टेज की वजह से। तो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई होप कि तमाम बातें आपकी समझ में आई होंगी। जुड़े रहिए इकॉन एज से नए कॉन्सेप्ट्स पर नई से नई वीडियोस मैं कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूं, राइट। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।